तो वेलकम बैक गाइस। आज बहुत दिनों बाद और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं BEE का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक सर्किट। राइट, मैग्नेटिक सर्किट जिसका भी अच्छा होता है उसे मशीन में कोई दिक्कत नहीं आती है, जैसे ट्रांसफार्मर्स, 3 फेज़ इंडक्शन मोटर्स, सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर्स, या फिर आपका अल्टरनेटर हो गया, डीसी जनरेटर, डीसी मोटर्स, इन सब में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उन सब का बेस कहीं ना कहीं मैग्नेटिक सर्किट से ही हो के जाता है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला चीज़ हम देखने वाले हैं वो है हमारा BH कर्व। ठीक है, तो जो BH कर्व है इसी को हम कहते हैं मैग्नेटाइजेशन कर्व। ठीक है, और हमारा मैग्नेटाइजेशन कर्व या BH कर्व हमें ये इंडिकेट करता है कि हमारी जो फ्लक्स डेंसिटी है वो किस प्रकार चेंज होगी हमारे मैग्नेटाइजिंग फोर्स के अप्लाई करने पे। यानी कि जब हम एक मैग्नेटाइजिंग फोर्स H अप्लाई कर रहे हैं उस टाइम हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी किस तरह से वेरी करेगी, ये हमें बताता है BH कर्व। राइट, तो सबसे पहले मैग्नेटिक सर्किट है, तो ब्रॉड टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो मैग्नेटिक से ही रिलेटेड होगा। तो एक जल्दी से देख लेते हैं कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल पे भी कुछ असर होता है कि नहीं मैग्नेटाइजिंग फोर्स चेंज करने पे B पर। ठीक है, तो किसी भी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल जैसे एयर, कॉपर, रबर, वुड, ठीक है, इन सब पे जब हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है जो कि पास होती है ओरिजिन से। ठीक है, B = μ0H, और μ0 क्या है, एक कांस्टेंट है, और अगर μ0 कांस्टेंट हो गया इट मीन्स B is directly proportional to H। राइट, B is directly proportional to H, और जब B is directly proportional to H हो जाएगा तो वो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन हो जाएगा। ठीक है, और μ0 की वैल्यू क्या है, 4π × 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर होती है। ठीक है, तो इसलिए जो BH कर्व होता है एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का, वो होता है अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स में दो चीज़ें नोट करने वाली हैं। पहला कि BH कर्व कभी भी सैचुरेट नहीं होता। ठीक है, और दूसरा एक बहुत ही लार्ज MMF की रिक्वायरमेंट होती है फ्लक्स को प्रोड्यूस करने में एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, अगर हम किसी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल जैसे कि एयर हो गया उसमें हम एक मैग्नेटिक फ्लक्स को क्रिएट करना चाहेंगे, ठीक है, तो उसके लिए हमें बहुत ही ज़्यादा MMF की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए क्या होता है। देखो ऊपर क्या था कि B = μ0H था, ठीक है, और μ0 की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट थी। लेकिन मैग्नेटिक मटेरियल में एक और फैक्टर हमको इंक्लूड हर बार करना पड़ता है जो होता है μR, दैट इज़ आवर रिलेटिव परमिएबिलिटी। ठीक है, तो इस केस में जो हमारा फॉर्मूला होता है वो B = μ0H होने की बजाय B = μ0μRH होता है। और μR की जो वैल्यू होती है वो तो कांस्टेंट होती नहीं है, वो तो चेंज होती रहती है। ठीक है, फ्लक्स डेंसिटी के साथ μR की वैल्यू कांस्टेंट ना होते हुए फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू के साथ वेरी करती है। ठीक है, इसी वजह से जो हमारा BH कर्व होगा फॉर द मैग्नेटिक मटेरियल वो कैसा होगा, नॉन लीनियर होगा। ठीक है, नॉन लीनियरिटी ऑफ द कर्व जो है वो इंडिकेट यही करता है रिलेटिव परमिएबिलिटी को। ठीक है,
तो अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि व्हाट डज द नॉन लिनियरिटी ऑफ द कर्व इंडिकेट्स इन अ पीएच कर्व, तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा रिलेटिव परमेबिलिटी। और उस केस में रिलेटिव परमेबिलिटी का फॉर्मूला भी हम यहीं से डिराइव कर लेंगे और वो हमारा क्या हो जाएगा, b अपॉन में म्यू नॉट h। ठीक है, और ये वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है नहीं, वो तो b के साथ वेरी करती रहती है हर समय। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। जैसे जैसे हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स को बढ़ाते हैं हम देखते हैं कि हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है वो भी बढ़ने लगता है। ठीक है, और बढ़ता है। एक समय के बाद हम ये देखते हैं कि अब हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स चाहे कितना भी बढ़ा रहे हैं, हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बढ़ नहीं रहा है। उस कंडीशन पे हम कहते हैं कि हमारा BH कर्व जो है वो अब सैचुरेट कर चुका है। ठीक है, ये ग्राफ है, ये BH ग्राफ नहीं है, ये ग्राफ है कि रिलेटिव परमेबिलिटी किस प्रकार से मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के पे डिपेंड करती है। तो देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बढ़ रही है तो रिलेटिव परमेबिलिटी कुछ समय तक हमारी बढ़ती है। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या होती है, रिड्यूस भी होने लगती है और बड़ी ही ड्रास्टिकली रिड्यूस होती है। तो ये वाला जो ग्राफ है ये कास्ट स्टील का ग्राफ है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ये ग्राफ देके पूछ सकता है कि विच ऑफ, मतलब 4 ग्राफ देके पूछ सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द ग्राफ फॉर द कास्ट स्टील। ठीक है, वाइल कैरिंग आउट। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं, तो अब हमने समझ लिया कि BH कर्व है क्या, या मैग्नेटाइजेशन कर्व है क्या। लेकिन ये BH कर्व हमें मिलता कैसे है। ठीक है, BH कर्व जो है वो पहली बात तो एक ग्राफिकल अप्रोच होता है। ग्राफिकल अप्रोच इसलिए होता है क्योंकि हमें कोई फिक्स वैल्यू नहीं मिल रही है। म्यू आर जो है वो कॉन्स्टेंटली b पे डिपेंड कर रहा है और कॉन्स्टेंटली चेंज होता रह रहा है। ठीक है, तो इस वजह से ये एक ग्राफिकल मेथड इसके लिए यूज़ किया जाता है BH कर्व को निकालने के लिए। ये मटेरियल के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दे देता है, और अगर मैथमेटिकल वे में जाएंगे तो वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है और फिजिबल नहीं रहता है। ठीक है, तो जो BH कर्व या मैग्नेटाइजेशन कर्व है उसे हम 2 तरीके से पता कर सकते हैं। ठीक है, पहला मेथड जो होता है वो होता है हमारा बाय मीन्स ऑफ बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। ठीक है, और दूसरा तरीका होता है बाय मीन्स ऑफ फ्लक्स मीटर। यानी हम BH कर्व को 2 तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं, या तो बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर के हेल्प से या फिर फ्लक्स मीटर की हेल्प से। ठीक है, अब देखो जो BH कर्व बाय बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सब नहीं पढ़ना है। ठीक है, सो इसमें पढ़ना क्या है, तो पहले डेफिनेशन वगैरह देख लेते हैं कि अ बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर इज सिमिलर इन प्रिंसिपल टू द परमानेंट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, यानी कि ये हमारा PMMC इंस्ट्रूमेंट के प्रिंसिपल पे ही वर्क करता है। क्या वर्क करता है, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अब उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ इम्पॉर्टेंट है इसमें, ठीक है, वो ये है कि जो हमारा फर्स्ट डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, जो हमारा फर्स्ट डिफ्लेक्शन होता है या थ्रो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है चार्ज पास्ड थ्रू द गैल्वेनोमीटर। ठीक है, यानी कि हमारे गैल्वेनोमीटर में जो पहला डिफ्लेक्शन जो भी आएगा वो उतना ही आएगा जितना कि इस गैल्वेनोमीटर के से बीच से होकर कोई चार्ज पास किया है। ठीक है, जितना चार्ज पास होगा पहली बार में उतना ही डिफ्लेक्शन हमको देखने को मिलेगा। तो इसको फिर से
पढ़ लेते हैं। द फर्स्ट डिफ्लेक्शन और थ्रो इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पास्ड थ्रू द गैल्वेनोमीटर if the duration of the charge passed is short compared with the time of one oscillation। ठीक है, जो चार्ज हमारा पास हो रहा है वो बहुत क्विकली पास हो गया हो, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए पास हो गया हो, ठीक है, उसकी जो टाइमिंग है वो बहुत शॉर्ट ड्यूटी के लिए रही हो, तो हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, पहले डिफ्लेक्शन से हम बता सकते हैं कि कितना चार्ज पास हुआ है हमारे गैल्वेनोमीटर से, और जितना, या फिर इसका वाइस वर्सा, जितना चार्ज हमारे गैल्वेनोमीटर से पास होगा उतने का ही हमको डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, और वो हमने स्केल वहाँ पे कैलिब्रेट की होती है तो हमें पता चल जाता है उससे। ठीक है, उसके बाद इसमें और कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ये सर्किट में यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। ठीक है, और जब हम फ्लक्स मीटर पढ़ेंगे तो इसी गैल्वेनोमीटर को हम रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, लेट्स सी किस चीज़ से करते हैं, एक फ्लक्स मीटर से कर देते हैं, इसीलिए इसका नाम फ्लक्स मीटर है। ठीक है, तो इस मेथड में जो हमारा बीजी गैल्वेनोमीटर होता है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं एक फ्लक्स मीटर से, जो कि एक तरह का स्पेशल टाइप ऑफ बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर ही होता है। राइट, ये भी एक तरह का बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर ही है, लेकिन इसमें गैल्वेनोमीटर की जगह हमने फ्लक्स मीटर को रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, बस इसमें इतना ही पढ़ना है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।